क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता है, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम लोग AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो कॉल करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मैसेज करें। क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 12th। AC चल रहा था और AC में हम लोग पहुंच गए थे फेज़र डायग्राम पे। फेज़र डायग्राम जो है एक किया था व्हेन AC पासेस थ्रू अ रजिस्टर, तो उसका हम लोगों ने लास्ट टॉपिक किया है। अगला जो टॉपिक है उसे करने जा रहा है व्हेन AC पासेस थ्रू इंडक्टर। इंडक्टर से अगर AC को पास करेंगे तो फिर क्या होगा रिलेशन, उसे हम लोग करने जा रहे हैं। उसी का फेज़र डायग्राम बनाएंगे, उसी को बताएंगे, ठीक है ना। व्हेन AC passes through इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर बताया क्या? इंडक्टर तो देखा ही होगा, ये हमारा इंडक्टर होता है, याद तो होगा हम लोगों ने पीछे किया था। यहाँ से हम लोग एक AC पास करते हैं, ये स्विच है और ये इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। जब AC को, ये AC का है, उस तरह का बैटरी नहीं लगा, DC वाली बैटरी नहीं लगा रहे हम लोग, AC का है। जब AC पास करेंगे तो ये एक ऑल्टरनेट करंट यहाँ पे जब आएगा तो सर्कुलर लूप में चलने लगेगा। जब सर्कुलर लूप में करंट चलने लगेगा तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बताया था ना, जब भी कभी करंट को पास करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। S. यूरेस्टेड ने 1820 में बताया था। और अलग अलग शेप से जब हम लोग करंट को पास करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पोजीशन पे मिलता है। हम लोगों ने सर्किल में दिखाया था कि जब कभी करंट को सर्किल में पास करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे होगा, ठीक है। तो जब ये करंट इस सर्कुलर लूप से चलने लगेगा तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर देखें कहाँ सबसे ज़्यादा है तो वो सेंटर पे सबसे ज़्यादा होगा। वो जो सारे सेंटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको ज्वाइन कर देंगे तो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट बन जाएगा सेंटर पे। जो इमेजिनरी बार मैग्नेट होगा वो, उसमें एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा, और उस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, साउथ पोल में इंटर करेगा। चूँकि ये ऑल्टरनेट करंट है तो वो कंटिन्यूअस करंट बढ़ेगा घटेगा, तो फ्लक्स भी बढ़ेगा घटेगा, और चेंज इन फ्लक्स होता रहेगा। चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड करंट बनने लगेगा, माइकल फैराडे ने बताया था। अब वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो करंट सोर्स को अपोज करेगा, यानी कि जो हमारा सर्किट का करंट होगा उस करंट को वो इंड्यूस करंट अपोज करेगा। ये अपोज करने का कंसेप्ट किसने बताया था? लेंज ने बताया थे। लेंज रूल जो कॉस को अपोज करता है, ठीक है। कितनी बात में, यानी इसके अंदर EMF बनेगा
करंट बनेगा जो जो इसके ईएमएफ को या करंट को अपोज करेगा। कितनी बात सुन में? इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो वो पोटेंशियल को यूज़ नहीं करेगा। ये जो इंडक्टर ये तो पोटेंशियल डेवलप कर रही है और चेंज इन फ्लक्स की वजह से पोटेंशियल को डेवलप कर रहा है, ये पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहा। तो ये जो है नॉन पोटेंशियल डिवाइस है, ठीक है ना। नॉन पोटेंशियल डिवाइस का मतलब ये है कि ये पोटेंशियल को यूज, नॉन ओमिक डिवाइस भी बोल सकते हैं, नॉन ओमिक, ओम से ओमिक डिवाइस है। ये करंट को यूज़ नहीं करता, पोटेंशियल यूज़ नहीं करता, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करता है इंडक्टर। कितनी बात सुन में? तो क्या समझ में आया कि एक तो हम लोग पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे और एक ईएमएफ इसके अंदर उन सारी बातों को जो अभी हमने बताया उसकी वजह से इंड्यूस्ड होगा, और वो इंड्यूस्ड होगा तो वो इस सोर्स को अपोज कर रहा होगा, ठीक है। कितनी बात सुन में? इसमें एक अल्टरनेट करंट चल रहा है, तो अल्टरनेट करंट तो कंटिन्यूअस बस चेंज होते रहता है। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट में, एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग मान लेते हैं कि उस वक्त जो ईएमएफ चल रहा है सर्किट के अंदर वो ई है, फॉर वेरी स्मॉल टाइम पीरियड के लिए वो ई है, और वो ई इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगा। और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पीक ईएमएफ के साथ जब रिलेट करते हैं तो E इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये रिलेशन होता है इंस्टेंटेनियस का पीक के साथ। कितनी बात समझ में? तो इसको मैं देखता हूँ, और जो मोमेंट्री जो हमारा ईएमएफ होगा उस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इस इंडक्टर के अंदर होगा जो कि अपोज कर रहा होगा। देखते हैं, यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है। When an AC is passes through an inductor, due to change in EMF due to change in flux, an induced EMF is produced. An induced EMF is produced in inductor, ठीक है। The instantaneous EMF in a circuit is given as E is equal to E naught sin omega t, sin omega t। ये हमारा E का वैल्यू दे रखा है। आगे चलते हैं, ये E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो गया। उसी मोमेंट पे जिस वक्त इंस्टेंटेनियस ईएमएफ फीड कर रहे सर्किट में, उस वक्त ईएमएफ के चेंज की वजह से, ईएमएफ की वजह से, इस वाले ईएमएफ की वजह से, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वजह से एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और चूँकि ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके एसी रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉस को अपोज करेगा, ठीक है ना। तो उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ produced at that time E is equal to minus L di upon dt, ठीक है ना। इस इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आता है माइनस L di upon dt। याद है ये फॉर्मूला या भूल गए सब लोग?
रात गई बात गई। नहीं, ये हमने कराया था, ठीक है। तो ये जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ये ले लिया। अब क्या बताएं कि इसमें कोई ओमिक डिवाइस है नहीं, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। तो उस टाइम में जिस वक्त हम लोग इतना ईएमएफ फीड कर रहे हैं सोर्स की वजह से, और उसी वक्त इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा उसी मोमेंट पे। इन दोनों को प्लस कर देंगे और उसी मोमेंट पे कितना पोटेंशियल यूज़ होगा, कोई डिवाइस ऐसा जो उसको यूज़ कर रहा होगा, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा एट दैट मोमेंट इन द सर्किट, तो वो दोनों बराबर होंगे। यानी टोटल ईएमएफ कितना है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, उसको हम लोग देखते हैं उस मोमेंट पे जिस वक्त हम लोगों ने वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसे कंसीडर कर रहे हैं। ये सब समझ में आ गया। तो हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं, लिख रहे हैं हम लोग, इसे मिटा दे रहे हैं। इसको क्या दे रखा है, टोटल ईएमएफ एट दैट टाइम इज इक्वल टू ई, ये सोर्स के अल्टरनेट एसी की वजह से है, प्लस ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ। इन दोनों का लिखने में थोड़ा सा फ़र्क है, ये ई नॉर्मल ई लिखा है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया हमारा, ठीक है। इज इक्वल टू, इसमें कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है जो पोटेंशियल को यूज़ करेगा, ठीक है। सो टोटल ईएमएफ तो इतना हो गया, मगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस नॉन ओमिक सर्किट, ठीक है ना। इसमें ओम यानी ओमिक का मतलब रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस होता, कोई भी जैसे रजिस्टर है, बल्ब है, फ़ैन है, उसमें रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई रजिस्टर है नहीं, ना इस तरह का कोई डिवाइस लगा है जिसमें रेजिस्टेंस होगा, तो नॉन ओमिक डिवाइस हो गया। तो इसका ईएमएफ तो हम लोग ए नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका लेंगे माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये ले लेंगे, और ये जो है फिर ज़ीरो। इसमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। ये माइनस में यहाँ उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई अपॉन डी टी। ये हम लोगों ने इधर शिफ्ट किया, ये माइनस था प्लस हो गया। हम लोग ये जो ना डी आई स्मॉल चेंज इन करंट है, डी आई वेरी स्मॉल चेंज इन करंट है। अगर डी आई को निकालना चाहते हैं तो डी टी को यहाँ भेज दे, एल को इसके नीचे भेज देंगे, तो क्या होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल इज इक्वल टू डी आई, ठीक है ना। ये इस तरह से दे रखा है। डी आई को अगर हम लोग अलग थोड़ा सा लिखते हैं अरेंज करके, तो ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, ये समझ में आ गया। ये हमने उधर से इधर कर लिया इसको, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी। क्या बताए कि अगर हम लोग करंट जो है फॉर द टाइम बी के लिए डी आई है, ये जो करंट है वेरी शॉर्ट पीरियड का टाइम का है। अगर हम चाहते हैं थोड़ी देर तक अगर करंट पास करे, ऑल्टरनेट करंट को पास करे सर्किट के अंदर, तो थोड़ी देर में ज़्यादा करंट पास हो जाएगा, वो और ज़्यादा करंट पास हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो करंट है डी आई ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। अगर थोड़े से टाइम तक ऑल्टरनेट करंट पास कराया जाए तो सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट चलेगा, तो उस वक्त कितना करंट होगा इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर द सम पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो डी आई को जब इंटीग्रेट करेंगे, डी आई को इंटीग्रेट करेंगे तो आई हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग ले लेते हैं ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी,
कितनी बात सुनी, ये आ गया, ये डी आई को इंटीग्रेट किया, नॉर्मल जो तरीका उसको आ गया। ई कांस्टेंट टर्म है क्योंकि पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है। एल इंडक्टेंस है, ठीक है ना। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी, मिली हेनरी, ये हो गया हमारा। तो ये दोनों कांस्टेंट है क्योंकि इसका कितना इंडक्टर है, इंडक्टेंस है, वो हमारा फिक्स रहता है। तो इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आई इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन एल, और फिर इसको साइन को साइन ओमेगा टी डी टी। साइन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी को करेंगे तो ओमेगा नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा, तो क्या आ जाएगा, ये ए नॉट अपॉन एल, ये तो हो जाएगा, ये माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा, तो सॉरी कॉस ओमेगा टी, साइन को करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा इसका, अपॉन ओमेगा टी को करेंगे तो ओमेगा नीचे आ जाएगा। और अगर हम लोग लिमिट लेना चाहते हैं तो लिमिट ले लेते हैं, अभी इसकी कोई लिमिट है नहीं तो इसको ऐसे ही ले लेते हैं, बस इसके लिमिट कोई है नहीं, लिया नहीं हम लोगों ने। एक होता है लिमिट जब लेते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, यानी डेफिनेट मतलब यहाँ से यहाँ तक, और अगर लिमिट नहीं लेते हैं तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, यानी वो जनरल है, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उसका रिजल्ट को, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा वर्सटाइल होता है, यानी ज़्यादा अप्लीकेबल होता है। लिमिट में तो एक लिमिट डालने के बाद आंसर ख़त्म, ठीक है। तो ये क्या हुआ, माइनस को इधर ला लेते हैं तो आई इज इक्वल टू माइनस ए नॉट अपॉन एल, ये ओमेगा भी बाहर ले लेते हैं तो ये ओमेगा एल आ गया, फिर कॉस ओमेगा टी, ये हमारा करंट एट दैट मोमेंट आ जाएगा। ये तो वेरी स्मॉल टाइम पीरियड का था, चेंज इन करंट इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम था, लेकिन उसी मोमेंट पे अगर करंट लेते हैं तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है। ईएमएफ जो था हमारा साइनोसाइडल था। ईएमएफ का क्या मतलब हो गया, ई जो था ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आई जो करंट आया है इसमें कॉस आया है, तो कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हम लोग इसी को ले लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा एल साइन 90 मतलब पाई बाई 2, 90 को पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा के जब पे ओमेगा टी है। कितनी बात सुनी। अगर हम इस माइनस को अंदर ले जाएं तो ये थीटा, ये 90 जो ना माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। इधर का मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, क्या दे रखा इसको देखिए, यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस को अंदर ले जा रहे हैं इसके एंगल के पास, तो ई नॉट और इसको एक्स एल कर देते हैं, ओमेगा एल को एक्स एल कर दिया, ये साइन है, और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कर दिया। माइनस से जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 90 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ओमेगा टी, तो प्लस हम लोग आगे कर लिया, पाई बाई 2 को बाद में कर दिया, और ये एक्सएल को ओमेगा एल को एक्सएल कर दिया। एक्सएल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, एक्सएल को बोलते हैं, ओमेगा एल है और इसको बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, या फिर इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये भी कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये जिस तरह से रेजिस्टेंस होता है, याद तो होगा करंट में क्या होता है, आई इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन आर, पिछले हम लोगों ने ड्राइव किया था व्हेन एसी पासेस थ्रू द रजिस्टर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है, तो रजिस्टर में तो रेजिस्टेंस आता है, लेकिन इंडक्टर में हम लोगों ने एक्सएल लिया, तो ये रेजिस्टेंस का ही रोल प्ले कर रहा है। ये एक्सएल जो है उसका जो पोजीशन है वो रेजिस्टेंस के पोजीशन पे है। कितनी बात सुनिए,
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये जो करंट था अब साइन के टर्म में दिखा दिया, ईएमएफ भी साइन के टर्म में लिया था हम लोगों ने, दोनों ही साइन के टर्म में, साइनोसाइडल हो गया, लाइक टर्म में आ गया। लेकिन जो करंट है वो क्या देख रहे हैं कि वो ईएमएफ में तो साइन ओमेगा टी था, मगर करंट में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू यानी 90 डिग्री माइनस कर दिया। या यूँ कहेंगे करंट जो है ईएमएफ के कंपेयर में 90 डिग्री पीछे है, ठीक है, 90 डिग्री पीछे है। या यूँ कहेंगे द करंट लैग्स बाय ईएमएफ बाय पाई बाई टू, ठीक है। हेयर आई, ये जितने भी आई वर्चुअल है, आरएमएस वैल्यू वर्चुअल वैल्यू ही करता, आई लैग्स बिहाइंड बाय पाई बाई टू विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ, ठीक है ना। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वाले में जब इंडक्टर में एसी पास करते हैं तो ईएमएफ तो अपने फेज में चलता है, लेकिन जब करंट निकालते हैं और साइनोसाइडल लाइक टर्म में करते हैं तो क्या देखते हैं कि करंट जो है ना 90 डिग्री पीछे चलने लगता है, लैग करता है। अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएं, इसी का फेजर डायग्राम है ये, तो हम लोगों ने सर्किट डायग्राम बनाया था, सर्किट डायग्राम। अब इसका हम लोग वेव डायग्राम बनाएंगे एंड फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो वेव डायग्राम पहले मैं बना देता हूँ। यहाँ पे क्या है, करंट जो है ना 90 डिग्री पीछे चल रहा है, हम लोग वेव के फॉर्म में दिखाते हैं। ये हमारा जो है, ये हमारा ईएमएफ दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, ईएमएफ, ईएमएफ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम को हम लोग प्लॉट कर दे रहे हैं। जो अल्टरनेट ईएमएफ था तो उसका वेरिएशन ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। इनिशियली जो ईएमएफ है वो ज़ीरो है ना, इसमें इनिशियली ईएमएफ कितना है, ज़ीरो है, और फिर बढ़ते 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 थोड़े टाइम के बाद ये मैक्सिमम हुआ, फिर घटते 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 इस टाइम के बाद T/2 टाइम के बाद ये ज़ीरो हो गया, फिर 3T/4 के बाद ये मैक्सिमम हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर ये T टाइम पे फिर ज़ीरो हो गया। तो ये ईएमएफ का वेरिएशन था। लेकिन जो करंट का वेरिएशन है वो 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे का मतलब कि ईएमएफ जब ज़ीरो है तो करंट मैक्सिमम होगा, तभी तो पीछे चल रहा है, तो करंट मैक्सिमम होगा वो भी पीछे, तो वो यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है ना, ये हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। अब ये ईएमएफ बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ तो करंट बढ़ते बढ़ते ज़ीरो हो जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ईएमएफ यहाँ पे आते आते ज़ीरो हो गया, यहाँ पे ईएमएफ ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे जो करंट है ये मैक्सिमम हो गया, ये, ठीक है। फिर यहाँ पे ईएमएफ जो है ना मैक्सिमम हो गया तो यहाँ पे करंट जो है ना ज़ीरो हो जाएगा, ये करंट ज़ीरो हो गया ये। फिर जब ये ईएमएफ यहाँ पे मैक्सिमम जाकर ज़ीरो हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो इसका जो वेरिएशन होगा करंट का, आई का, ये इस तरह से चेंज होगा। ये 90 डिग्री पीछे चल रहा है। एक और डायग्राम से दिखाते हैं इसको, फेजर डायग्राम। मेन तो फेजर डायग्राम ये है, ये तो वेव डायग्राम है। इसको अगर हम लोग फेजर डायग्राम से दिखाते हैं तो इसको देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ईएमएफ को प्लॉट कर देते हैं। किसको? ईएमएफ को प्लॉट कर देते हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। ये ईएमएफ को प्लॉट कर दिया इस एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो करंट किधर प्लॉट करेंगे? करंट तो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो नीचे से प्लॉट करेंगे इसको। तो इसमें दिखाएंगे करंट जो है 90 डिग्री पीछे लैग्स कर रहा है, तो करंट को इधर दिखाएंगे, इस पे आई। ये जो भी है आई वी यानी इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, जो भी जब भी कभी इंस्टेंटेनियस करंट दिखाएंगे वो सब आरएमएस वैल्यू से ही दिखा रहे हैं। तो जितना भी अभी हमने पीछे दिखाया था वो सब ई या वी जो दिखा रहे हैं वो आरएमएस वैल्यू दिखा रहे हैं। तो ये इस तरह से दिखाएंगे। एक तरीका तो ये है, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, ये देख लिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ से ईएमएफ दिखा देते हैं। ईएमएफ जो है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ यहाँ दिखा रहे हैं। कितनी बात सुन में?
तो इससे 90 डिग्री पीछे करेंगे ना तो ये यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा, ये यहाँ से ऐसे ऐसे भी दिखाते हैं। बात समझ आ रही है? हम लोग एक्सिस के अलॉन्ग दिखाएंगे तो 90 डिग्री पीछे तो यहाँ करंट दिखा रहे हैं, लेकिन मान लो ये इस एक्सिस से नहीं दिखा रहे, हम लोग इधर दिखा रहे हैं ईएमएफ को, सर्टेन एंगल ओमेगा टी है ना, यहाँ पे ओमेगा टी ये वाला था, तो हम लोग ये ओमेगा टी है यहाँ पे था, तो ये जो है ओमेगा टी था, लेकिन करंट जो है ना 90 डिग्री लीड लैग कर रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है ना? कितनी बात सुन में? तो इस तरीके से ज़्यादातर प्लॉट मिलेंगे, ऐसे भी प्लॉट करेंगे ज़रूरत के हिसाब से मिलते हैं, पर ये वाला इस तरह का ज़्यादातर है। यानी क्या समझ में आया कि जब भी कभी ऑल्टरनेट करंट इंडक्टर से पास करेंगे तो ईएमएफ करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, ईएमएफ करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, और अगर करंट बोलते हैं तो करंट लैग करेगा ईएमएफ से। कितनी बात समझ में? लैग करेगा। ये जो आगे पीछे चल रहे, ये जो इनके बीच का जो एंगल है, एंगल के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फेजर डायग्राम। तो हमारा इंडक्टर का सर्किट डायग्राम है, ये वेव से दिखा रहे हैं कि ईएमएफ कैसे ऑल्टरनेट कंटिन्यू डिक्रीज इंक्रीज करता है, उसी के उसमें प्रोपोर्शनली करंट भी चेंज होता है, लेकिन वो 90 डिग्री पीछे चलता है तो इस तरह दिखाते हैं। फेजर डायग्राम हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं, ज़्यादातर टाइम में इस तरह से दिखाया जाता है। ये कम मतलब ये आएगा भी, लेकिन ये ज़्यादातर टाइम में दिखाते हैं। आगे क्या बताया कि यहाँ पे जो हमारा रिलेशन आता है ये करंट का, तो ये जो हमारा एक्सेल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। एक्सेल क्या कहलाता है? एक्सेल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है ना? और ये जो है एक्सेल का जो रिलेशन होता है ये ओमेगा एल होता है ना? ओमेगा एल को ही एक्सेल कहते हैं। ये ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी इंटू एल, ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है? टी को 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो 2 पाई एफ टी भी लिख सकते हैं, 2 पाई एफ एल लिख सकते हैं ऐसे एक्सेल को। कितनी बात सुनिए? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का ये फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल। कितनी बात सुनिए? और ये है इसके नीचे, यहाँ पे है। अगर हम लोग डीसी पास करें, इस सर्किट से डीसी पास करते हैं, फॉर डीसी, ठीक है ना, F इज इक्वल टू 0। डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है। जब फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब ये 0 हो गया, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाएगा। यानी कि डीसी जो है ना बहुत आसानी से पास हो जाएगा। डीसी कैन ईजली पास थ्रू इंडक्टर। लेकिन अगर ऑल्टरनेट करंट लेते हैं तो ऑल्टरनेट करंट का अपना फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी होगा तो जब फ्रीक्वेंसी होगा, जितना भी फ्रीक्वेंसी, इसका एक अपना वैल्यू आएगा, तो ये नीचे आएगा। तो फ्रीक्वेंसी होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, तो इसका करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। कितनी बात सुनाई? यानी करंट कम होगा जब हम लोग ऑल्टरनेट करंट पास कर रहे होंगे तब, या ऑल्टरनेट करंट जब पास करते हैं, सो ऑल्टरनेट करंट कैन नॉट ईजली पास थ्रू द इंडक्टर, while DC current can pass easily without any objection। ठीक है ना? तो DC इंडक्टर में बहुत आसानी से पास हो जाता है, उसको कोई हिंड्रेंस नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होता है। ठीक है, ये मिटा दे रहा हूँ मैं। लेकिन ऑल्टरनेट करंट को एक तरह का रेजिस्टेंस आता है, तो ठीक है, DC कैन पास easily through the inductor, while AC can have some hindrance। ठीक है ना? some hindrance, और
AC कैन नॉट पास इजिली, AC कैन नॉट पास इजिली, AC जो ना इजीली पास नहीं कर सकता है, ठीक है ना, DC पास कर सकता है। कितनी बात समझ में आई? तो ये था हमारा AC थ्रू इंडक्टर, ड्राइव, वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम, रिलेशन और AC एंड DC का कितना उस पर ऑब्जेक्शन होगा। कितनी बात समझ में आई? ये आ रहा कुछ समझ में, नोट करिए इसे।